तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हम लोग 100 टेस्ट का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 जो आपका जनरल जीएस है इसके लिए 50 टेस्ट और पेपर 2 जो आपका झारखंड स्पेशल है इसके लिए भी हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे। इसमें से अगर हम लोग देखें तो जो आपका टेस्ट नंबर 4 है इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है और आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम लोग देखें तो पहले पार्ट में हम लोग भाग ए जो कि आपका झारखंड का इतिहास है और इसके अंतर्गत हम लोग मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था को कवर किए थे। भाग बी में हम लोग झारखंड आंदोलन इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग भागीरथ मांझी, जतरा भगत, तेलंगा खड़िया, गंगा नारायण सिंह, रघुनाथ महतो, रानी सर्वेश्वरी और चनकू महतो को कवर किए हैं। इसके अलावा देखिए भाग सी, तो भाग सी के अंतर्गत हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान वाले सेक्शन के अंतर्गत वधु मूल्य वाले टॉपिक को कवर किए थे और ये हम लोग जो देखे हैं झारखंड की सामाजिक स्थिति के अंतर्गत। वहीं भाग डी की बात करें तो भाग डी के अंतर्गत हम लोग पारंपरिक कला और लोक नृत्य वाला सेक्शन था और इस सेक्शन के अंतर्गत हम लोग सदानी लोक नृत्य को कवर किए थे। आज हम लोग भाग ई से स्टार्ट करेंगे, जिसमें झारखंडी साहित्य और साहित्यकार वाला हम लोग सेक्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग खड़िया जनजातीय साहित्य जो है, जो कि आपका खड़िया साहित्य है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद भाग एफ हम लोग प्रमुख शिक्षण संस्थान को पढ़ेंगे, भाग जी हम लोग खेल कूद पढ़ेंगे और भाग एच हम लोग CNT एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार और इसमें भी हम लोग आज क्या पढ़ेंगे तो वो आपका है खड़िया लोक साहित्य के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा आपका झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, जिसमें हम लोग जनजातीय साहित्य के अंतर्गत खड़िया साहित्य को कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए आप खड़िया साहित्य का उद्भव और इसके विकास के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। बताया जाता है कि खड़िया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलैड प्रजाति से संबंधित है, परंतु इनकी जो भाषा है वो आपका ऑस्ट्रोलैड यानी कि आग्नेय कुल से संबंधित है। तो खड़िया जनजाति जो है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलैड प्रजाति से संबंधित है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो आपका ऑस्ट्रोलैड यानी कि आग्नेय कुल से संबंधित है, जो कि मध्यवर्ती मुंडा भाषा की एक क्या है उपशाखा मानी जाती है। खड़िया लोक साहित्य की बात की जाए तो बोला जाता है कि ऐतिहासिक निवास स्थान, पलायन, युद्ध, जीवन दर्शन, जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, प्रेम, आनंद, दुख, धर्म, प्रकृति, जीव जंतु इस साहित्य की प्रमुख विषय वस्तु है। तो खड़िया जो लोक साहित्य है इनका विषय वस्तु क्या है तो वो सभी ऐतिहासिक, निवास स्थान, पलायन, युद्ध, जीवन दर्शन, जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, प्रेम, दुख, आनंद, धर्म, यही सब उन लोगों का क्या है विषय वस्तु है। इसके अलावा बोला जाता है कि खड़िया लोक साहित्य में पशु पक्षी का इन लोगों का भी कथा, दैत्य का कथा, भूत प्रेत का कथा, वृक्ष एवं पुष्पों की कथा, व्रत संबंधी कथाएं, साधु संतों की कथा, चुटकुले, कहावतें आदि ये सभी भी जो है आपका खड़िया लोक साहित्य में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। खड़िया शिष्ट साहित्य की अगर हम लोग चर्चा करें तो बोला जाता है कि खड़िया शिष्ट साहित्य का जो आरंभ है वो 1866 ईस्वी से माना जाता है। तो खड़िया शिष्ट साहित्य का आरंभ 1866 ईस्वी से माना जाता है, क्योंकि इसी काल से ही खड़िया जो है वो आपका विषय वस्तु पर प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। कब? 1866 में। खड़िया भाषा पर सर्वप्रथम कार्य जो है वो 1894 ईस्वी में गगन चंद्र बनर्जी ने किया था। कब? तो गगन चंद्र बनर्जी के द्वारा 1894 ईस्वी में खड़िया भाषा पर सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ किया गया था। 1894 ईस्वी में ही गगन चंद्र जो है वो गगन चंद्र के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। इनके द्वारा गगन चंद्र के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिनका नाम है इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। इसमें खड़िया भाषा का व्याकरणिक विशेषताओं के साथ खड़िया जाति के रीति रिवाजों का भी उल्लेख किया गया है। तो 1894 ईस्वी में गगन चंद्र जो व्यक्ति है इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है जिनका नाम है इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। ये खड़िया भाषा का पहला व्याकरण और खड़ी जाति के रीति रिवाजों से संबंधित एक पहला पुस्तक देखने को मिलता है। इसके बाद 1994 ईस्वी में फ्लोर चेइस्चन्स और डुवट द्वारा लिखित जो पुस्तक है खड़िया शब्दकोश का प्रकाशन किया गया था। तो 1994 ईस्वी में दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है फ्लोर चेइस्चन्स और डुवट के द्वारा खड़िया शब्दकोश नामक पुस्तक जो है वो प्रकाशित किया गया था। 1937 ईस्वी में
S.C. रॉय यानी कि शरद चंद्र रॉय ने खड़िया लोकगीतों, लोक कथाओं तथा मंत्रों को द खड़ियाज नामक पुस्तक में संकलित किया था। तो द खड़ियाज नामक पुस्तक का संकलनकर्ता कौन है? शरद चंद्र रॉय। इसमें जो है वो शरद चंद्र रॉय ने खड़िया लोकगीत, लोक कथा तथा जो भी मंत्र है इन सभी का संकलन किया था। कब? 1937 ईस्वी में। बुक का नाम क्या है? द खड़ियाज नामक पुस्तक। 1942 ईस्वी में W.C. ऑर्चर के द्वारा खड़िया लोकगीतों को खड़िया ओलेंग नामक पुस्तक में संकलित किया गया था। तो कब किया गया था? 1942 ईस्वी में। किसके द्वारा? W.C. ऑर्चर के द्वारा खड़िया लोकगीतों का क्या किया गया था? खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक में इसको संकलित किया गया था। तो खड़िया ओलोंग नामक पुस्तक कौन लिखा है? W.C. ऑर्चर। कब लिखा है? 1942। इसमें क्या है? तो खड़िया लोकगीतों का संकलन देखने को मिलता है। इसके अलावा तारदी एवं जोहार नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है वो खड़िया भाषा में किया गया। तारदी और जोहार नामक पत्रिका भी। खड़िया लेखकों में प्यारे किरकेटा, सरोज किरकेटा, रोज किरकेटा, जुएल सोरंग, वंदना टेटे, R.P. साहू, मेरी S. सोरेन नामक उल्लेखनीय है। प्यारे किरकेटा के नाटक जूझदर डांड में बीरू परगना का इतिहास है और बीरू परगना खड़िया जाति का गढ़ था, लेकिन वह गंगवंशियों के हाथ में चला गया था। इस नाटक के माध्यम से प्यारे किरकेटा ने खड़िया लोगों को संगठित होने का जो है वो आह्वान किया था। तो प्यारे किरकेटा के नाटक का नाम क्या है? तो नाटक का नाम है जूझदर डांड। इसमें बीरू परगना का इतिहास है और बीरू परगना खड़िया जाति का एक क्या था? गढ़ था। वहाँ पे खड़ी जनजाति के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते थे, लेकिन गंगवंशियों के हाथ में ये जो है चला गया था। और इस नाटक के माध्यम से प्यारे किरकेटा ने खड़िया लोगों को संगठित करने का क्या किया? वो आग्रह किया, यानी कि आह्वान किया। रोज किरकेटा ने प्रेमचंद्र की 10 कहानियों को खड़िया भाषा में जो है वो अनुवाद किया था। प्रमुख रचनाएं और रचनाकार की अगर हम लोग बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले तो आपका प्यारे किरकेटा है। इनका रचना देखिए तो वो है आपका जाम बहार, मोड़म डह, डोक लो, ये रिपोर्ट था। बे अर्था विहा यानी कि एक कहानी संग्रह था। लोदरो सोमधी ये भी कहानी संग्रह था। खड़िया कविताएं ये संग्रह था। और जूझडर डांड ये एक नाटक था। और मुड़ सिड़ की ये भी एक नाटक था। इसके अलावा रोज किरकेटा की रचना है जैसे कि प्रेमचंद लुंडकोय, प्रेमचंद की कहानियों का ये खड़िया अनुवाद था। सिंकोई सुलोई ये भी कहानी संग्रह था। हेपड़ अवकडित ये कविता और लोक कथा का संग्रह था। सेम्भो रो डकई ये लोक गाथा था। और अब सिप मुरुडन ये कविता संग्रह था। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकता है कि यहाँ पे जो लिखा गया है शब्द, इसका उच्चारण सही से नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टाइपिंग एरर देखने को मिलेगा। तो आप इस सब को बुक से रेफ़र कर लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो खड़िया जो लोक साहित्य है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, खड़िया लोक साहित्य। ठीक है, अब हम लोग एक नए सेक्शन की ओर चलेंगे और वो है आपका प्रमुख शिक्षण संस्थान, जो कि झारखंड में है, देखने को मिलते हैं। तो प्रमुख शिक्षण संस्थान वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो सेक्शन है, इसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड में विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे। और कौन कौन है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BIT मेसरा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कहाँ है? आपका रांची में है। इसका अगर स्थापना वर्ष की बात की जाए तो ये आपका 1955 में इसका स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक की बात की जाए तो वह आपका है स्वर्गीय BM बिरला साहब, यानी कि इसका जो संस्थापक है याद रखिए BM बिरला साहब है। कब हुआ था? 1955 में। ये प्रकार कैसा है देखने को, ये BIT मेसरा क्या है? तो एक ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो मान्यता कब मिला था? 1986 में मिला था। और ये बना था कब? 1955 में। परिसर, इसका जो परिसर का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 780 एकड़ है, 780 एकड़। और भारत का पहला संस्थान है ये BIT मेसरा, जिसने स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी डिपार्टमेंट वर्ष 1964 में स्थापित किया था। तो ये भारत का पहला इंस्टीट्यूशन है, पहला संस्थान है जहाँ पे स्पेस इंजीनियरिंग के लिए बाकायदा डिपार्टमेंट बना। इसके लिए बाकायदा रॉकेटरी डिपार्टमेंट बना था 1964 में। ठीक है, BIT ने सिडरो यानी सिरडो SIRDO, इसको अब फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, यहाँ पे विकसित किया है। तो BIT ने कौन सा मॉडल विकसित किया है? तो सिरडो मॉडल विकसित किया है। और यही जो मॉडल है वो आगे चल के भारत सरकार के स्टेप प्रोग्राम का ये क्या बन गया था? आधार बन गया था। STEP स्टेप प्रोग्राम का ये आधार बना था।
तो बीआईटी मेसरा ने सिरडो प्रोग्राम लॉन्च किया और सिरडो मॉडल जो था वही आगे चल के स्टेप प्रोग्राम का वो बेस बना। बीआईटी मेसरा में भारत की शुरुआती स्टेप पार्कों में से एक है। तो बीआईटी मेसरा में ही शुरुआती जो स्टेप पार्कों का जो कदम उठाया गया था वो बीआईटी मेसरा से ये जो है वो उठाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि तकनीकी उद्यमिता को ये बढ़ावा देना है। अब बीआईटी के प्रमुख एक्सटेंशन सेंटर की बात की जाए तो वो आपका पटना है और आपका देवघर है, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, स्पेस इंजीनियरिंग, रॉकेटरी डिजाइन आदि में शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, उद्यमिता एवं उद्योग सहयोग पर यहाँ पे विशेष जो है वो जोर दिया जाता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 71वें अधिवेशन का आयोजन इस संस्थान में किया गया था। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो 71वां अधिवेशन हुआ था वो इसी परिसर में किया गया था, बीआईटी मेसरा के परिसर में ही, इसी संस्थान में ही, ठीक है। तो यहाँ तक की जो जानकारी है वो आपका बीआईटी मेसरा के बारे में देखने को मिलता है। ये लाइन आपको पता होना चाहिए बीआईटी मेसरा के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि कांके में है, रांची में ही, इसको हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं। इसके बारे में कुछ भी जो इम्पोर्टेंट बातें वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट याद रखिएगा कि 26 जून 1981 को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब? तो 26 जून 1981 को। झारखंड के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर छोटानागपुर, यहाँ पे कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक रूप से विकसित करना, कृषि, बागवानी, वानिकी, पशु चिकित्सा, डेयरी, मत्स्य, जैव प्रौद्योगिकी आदि का विकास करना। तो ये जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था 26 जून 1981 को, इसका पर्पस क्या था कि झारखंड का जो पहाड़ी और जनजातीय जो क्षेत्र है, विशेषकर छोटानागपुर वाला रीजन, यहाँ पे कृषि पशुपालन को वैज्ञानिक रूप से विकसित करना है। कृषि, बागवानी, वानिकी, पशु चिकित्सा, डेयरी, मत्स्य, जैव प्रौद्योगिकी आदि का यहाँ पे क्या करना है, विकास करना है। यह झारखंड राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 26 जून 1981 को खुला था। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार कहाँ है? तो पूरे झारखंड राज्य में ये फैला हुआ है। वर्तमान समय में देखा जाए तो विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 24 गो महाविद्यालय संचालित होते हैं इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत, ठीक है। 1945 ईस्वी में स्थापित बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि साबौर में था, और 1955 में स्थापित रांची कृषि विश्वविद्यालय इसके पूर्ववर्ती संस्थान थे। अच्छा देख लीजिए, पहले 1945 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था बिहार में ही, बिहार के एक साबुर नामक क्षेत्र में ही। बाद में देखा गया कि भैया जो भी मतलब कि स्कीम आता था, जो भी पॉलिसी बनता था या जो भी प्रोग्राम आता था, वो तो बिहार वाला रीजन जो कि जो आपका मैदानी क्षेत्र है उसके लिए सूटेबल था, लेकिन भारत साइड वाला जो दक्षिणवर्ती जो रीजन था उसमें भारत मतलब ये क्या बोलते हैं, बिहार और झारखंड एक ही था ना। तो झारखंड साइड में जो जनजातीय क्षेत्र था, जो पठारी क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्र था, वो पॉलिसी यहाँ के कृषि के लिए वो काम नहीं करता था। इसी को ध्यान में रखते हुए बाद में फिर ये बनाया गया। तो 26 जून 1981 को फिर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था झारखंड में, ठीक है ना। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वो आपका कांके में स्थित है, और कांके कहाँ है? तो रांची में स्थित है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख संकाय की बात की जाए तो वो आपका कृषि, पशु चिकित्सा, वानिकी, दुग्ध तकनीकी, मत्स्य विज्ञान, बागवानी तथा जैव प्रौद्योगिकी इत्यादि है, ठीक है। अब नए टॉपिक की ओर चलते हैं, और नया टॉपिक आपका देखिए खेल कूद वाला भी ये आपका जो सेक्शन था, ये शिक्षण संस्थान वाला, इसमें हम लोग 2 कवर किए आज। अब हम लोग चलते हैं खेल कूद वाले सेक्शन में। और खेल कूद में अगर देखें तो हम लोग पिछले क्लास में हॉकी कवर किए, हॉकी के बाद क्रिकेट कवर किए, क्रिकेट के बाद फुटबॉल कवर किए। आज हम लोग जो है वो आपका तीरंदाजी कवर करेंगे, ठीक है। तो खेल कूद में हम लोग तीरंदाजी पढ़ेंगे, और तीरंदाजी में कौन कौन प्लेयर है और उसके बारे में कुछ जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको दीपिका कुमारी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दीपिका कुमारी का जो जन्म है वो रांची में हुआ है, रातू में हुआ है, रातू चट्टी में हुआ है। और ये विश्व स्तर पर प्रसिद्ध ये तीरंदाज देखने को मिलती है। तीरंदाजी है विश्व स्तर की, वर्ल्ड लेवल की, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की। टाटा तीरंदाजी एकेडमी जमशेदपुर से ये प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्राप्त की है। ये ट्रेनिंग इनको कहाँ मिला है? तो टाटा तीरंदाजी एकेडमी जमशेदपुर से। इसको सम्मान क्या क्या मिला है दीपिका कुमारी को? तो 2016 में इनको पद्मश्री मिला है, 2012 में अर्जुन अवार्ड मिला है, और 2010 में इनको कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में जो हुआ था वहाँ पे इनको स्वर्ण पदक भी देखने को मिलता है।
पूर्णिमा महातो ये भी तीरंदाजी से ही संबंधित है और इनका जन्म जमशेदपुर में हुआ है और 1993 में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में ये स्वर्ण पदक इनको प्राप्त हुआ था। कब? 1993 में। इसके अलावा 1994 ईस्वी में पुणे में आयोजित हुआ था 28वां राष्ट्रीय खेल में पूर्णिमा महातो ने तीरंदाजी में 6 गो स्वर्ण पदक जीता था। तो पूर्णिमा महातो के बारे में याद रखिएगा कि 1994 ईस्वी में 1994 में क्या हुआ था? पुणे में हुआ था 28वां राष्ट्रीय खेल और उसमें पूर्णिमा महातो ने जो है वो तीरंदाजी में 6 ठो आपका स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, ये रहा आपका पूर्णिमा महातो के बारे में। एक दो लाइन और भी देख लीजिए। 1997 ईस्वी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पूर्णिमा महातो ने 2 स्वर्ण पदक जीता था और 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था। कब? 1997 में। इसके अलावा 1998 ईस्वी में मलेशिया में एक जगह है जिसका नाम है कुआलालंपुर। वहाँ पे आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स और वहाँ पे पूर्णिमा महातो ने तीरंदाजी में क्या हासिल किया था? तो वो आपका रजत पदक हासिल किया था। इसके अलावा पूर्णिमा महातो के बारे में देखिएगा तो पूर्णिमा महातो भारतीय महिला तीरंदाजी टीम की ये कोच भी रही है। तो भारतीय महिला तीरंदाजी टीम जो है इसका कोच भी रही है पूर्णिमा महातो। अगर इनको सम्मान की बात कीजिएगा तो 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड से और 2024 में पद्मश्री अवार्ड से और 2012 में इनको रामदयाल मुंडा अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो पूर्णिमा महातो तीरंदाजी से संबंधित है और इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड वगैरह दिया गया है अभी तक। कोमलिका बारी की अगर बात की जाए तो इनका जो जन्म है वो आपका जमशेदपुर में है और ये तीरंदाजी का इनको जो है वो विश्व खिताब मिला है और वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप हुआ था और इसके अलावा वर्ल्ड कैडेट आर्चरी चैम्पियनशिप हुआ था, वहाँ पे ये भारत के लिए स्वर्ण पदक जीती थी। तो कोमलिका बारी ये तीरंदाजी से संबंधित है और इनको भी गोल्ड मेडल मिला है। तो इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा कोमलिका बारी किस खेल से संबंधित है तो आपका तीरंदाजी हो जाएगा। इसके अलावा झानू हासंदा भी ये भी तीरंदाजी है। तो झानू हासंदा ये इसके बारे में बोला जाता है कि सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात झानू हासंदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज है। तो झानू हासंदा जो है वो एक तो आपका सब इंस्पेक्टर यानी कि SI भी है, दरोगा भी है। इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज भी है। ठीक है, 2015 में अमेरिका में आयोजित हुआ था वर्ल्ड पुलिस गेम और वहाँ पे झानू हासंदा जो है वो 3 गो स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल प्राप्त किए थी। ठीक है, निशा रानी दत्त ये भी एक तीरंदाजी है और ये रांची बुंडू की निवासी है और ये भारत के प्रमुख तीरंदाज देखने को मिलती है, यही है, ये भी है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका लक्ष्मी रानी मांझी। तो बोला जाता है कि घाटशिला जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है वहाँ की ये निवासी है लक्ष्मी रानी मांझी और ये भारतीय तीरंदाज तथा भारतीय रेलवे में ये कार्यरत है। ये भारतीय रेलवे में भी काम करती है, इसके अलावा ये भारतीय तीरंदाज भी है। 2015 में आपका कोपेनहेगन में भारत के लिए ये रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल प्राप्त की थी। कहाँ पे? कोपेनहेगन में। इसके अलावा अन्य तीरंदाजी की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन है, जैसे कि आपका रिमिल बिरूली, राहुल बनर्जी, डोला बनर्जी, अंकिता भगत, संजीव कुमार सिंह, मंगल सिंह चंपिया, इसके अलावा शिरीन स्नेह, ये सभी जो है आपका तीरंदाजी से ही संबंधित है। तो ये तीरंदाजी वाला जो भी आपका प्लेयर है ये आपको ये सब एकदम ध्यान में रखना है क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक नए सेक्शन की ओर चलते हैं और जैसा कि हम लोग अगर देखें तो पहले टेस्ट में हम लोग छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम पढ़े थे। दूसरे टेस्ट में हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो पहला चैप्टर उसको पढ़े थे। तीसरे टेस्ट में हम लोग जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो चैप्टर नंबर 2 है उसको पढ़े थे और चौथे टेस्ट में आज हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी जो अधिनियम है इसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको देखते चलिए, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। तो अगर हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है इसका नाम है भूधारक यानी कि लैंड होल्डर और इसका अगर हम लोग धारा की बात करें तो ये आपका धारा 9 से लेकर धारा 15 तक देखने को मिलता है। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है भूधारक और ये धारा है 9 से 15 तक। ठीक है, आगे देखिए, इसमें अगर हम लोग धारा 9 की बात करें तो धारा 9 में बोला गया है कि भूधारक लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा, यानी कि जो भूधारक होगा अगर लगान में वृद्धि हो जाएगा तो उसको वो नहीं देगा। तो भूधारक लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा। इसके अलावा अगर भूधारक अपनी भूमि की नियत यानी कि फिक्स लगान पर धारण करता हो और जो अस्थायी बंदोबस्त 1783 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय परिवर्तित ना किया गया हो तो ऐसे लगान में वृद्धि का वो दायी नहीं होगा।
ठीक है। तो मतलब बढ़ा हुआ लगान जो है वो भूधारक यानी जो भूमि की धारण करता है भूधारक, वो बढ़ा हुआ लगान को नहीं देगा। क्लियर। आगे देखिए, धारा 9 क्लॉज का इसका क्या है, तो बोला गया कि भूधारक या फिर ग्राम मुखिया के लगान की वृद्धि की इसमें जो है चर्चा की गई है। तो बोला गया भूधारक या फिर ग्राम मुखिया इसके लगान की वृद्धि, इसकी चर्चा धारा 9 क्लॉज का में कहा गया है। बोला गया कि ग्राम मुखिया या भूधारक का लगान वृद्धि केवल उपायुक्त या फिर राजस्व अधिकारी के पारित आदेश से ही की जाएगी। ठीक है ना। तो बोला गया कि ग्राम मुखिया हो या फिर भूधारक हो, इसका जो लगान वृद्धि होगा वो केवल किसके द्वारा पारित किया जाएगा, वो आदेश वो केवल उपायुक्त और आपका राजस्व अधिकारी के द्वारा ही पारित आदेश से ही किया जाएगा। और इसे जो है वो आपका 1920 में ही संशोधित करके जोड़ दिया गया था। किसको, तो आपका धारा 9 क्लॉज ए को यानी कि का को जोड़ा गया था 1920 में। धारा 10 में क्या बोला गया है, तो धारा 10 में बोला गया है, सेक्शन 10 में बोला गया है कि कतिपय भूइंहरों का लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा। तो कतिपय जो भूइंहरों का जो लगान है वो लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा। तो कतिपय भूइंहरों का लगान वृद्धि के लिए दायी नहीं होगा, ये धारा 10 कहता है। इसी में बोला जा रहा है कि वैसा कोई भूइंहर जिसका जमीन या नाम 1869 ईस्वी के छोटानागपुर भूधिृति अधिनियम 1869 ईस्वी में दर्ज हो, तो ऐसी भूमि पर लगान नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो बोला गया है कि वैसा कोई जो भूइंहर है जिसका जमीन 1869 ईस्वी का छोटानागपुर भूधिृति अधिनियम जो कि 1869 में आया था उसमें अगर दर्ज हो, तो वैसे में उसके भूमि के ऊपर जो लगान वो बढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है। इसके अलावा धारा 12 देख लीजिए। धारा 12 में बोला जा रहा है कि भूधिृति के अंतरण का जो रजिस्ट्रेशन है, इनका जो अनुसात है वो अनुसात करने से भूस्वामी के द्वारा इनकार करने पर धारा 12 बोलता है कि भूधिृति के अंतरण का रजिस्ट्रेशन अनुसात करने से भूस्वामी द्वारा इनकार करने पर, ये हमको भी समझ में आ रहा है, इसको स्किप कीजिए। फिर देख लीजिए, अगर भूस्वामी पंजीकरण से मना करता है तो डीसी के पास आवेदन देना होगा, और कोई सटीक कारण अगर भूस्वामी के पास नहीं होगा तो डीसी जो है वो पंजीकरण करने का जो है वो आदेश देगा। ये धारा 12 में इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। धारा 12 में क्या याद रखिएगा, देखिए धारा 12 में इतना याद रखिएगा कि अगर भूस्वामी जो है वो पंजीकरण करने से मना करता है तो डीसी के पास आवेदन देना होगा, और कोई सटीक कारण अगर भूस्वामी के पास नहीं है तो ऐसे में डीसी जो है वो पंजीकरण करने का यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का आदेश देगा। तो धारा 12 में केवल इतना याद रख लीजिएगा, भूधिृति के अंतरण का रजिस्ट्रेशन, ये सभी। अब हम लोग नए सेक्शन की ओर चलते हैं, और नया सेक्शन आपका है झारखंड की अफवाह प्रणाली। ठीक है ना। अब हम लोग झारखंड की अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, बोला जा रहा है कि वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अफवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है। तो वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव की जो समग्र व्यवस्था है वो क्या कहलाता है, अफवाह प्रणाली के नाम से जाना जाता है। राज्य के अफवाह प्रणाली के निर्माण में जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति का घनत्व, मिट्टी की संरचना जैसे तत्व मुख्य भूमिका अदा करते हैं। राज्य के अधिकांश भाग पर क्या मिलता है, तो आर्कियन कालीन चट्टान पाए जाने के कारण मृदा की जो छिद्रता है यानी कि पोरोसिटी, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पे आपका चट्टान है तो चट्टान मिलेगा, तो जो मिट्टी की जो छिद्रता है वो कम तो मिलेगा ही ना। साथ ही पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल जो है वो तीव्रता से प्रवाहित होता है, परिणामतः यहाँ पे भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम है, वो रुकेगा ही नहीं, पानी बह जा रहा है। इस कारण से झारखंड का पश्चिमी भाग अधिक ऊंचा होने के कारण राज्य में नदियों का प्रवाह जो है वो अधिकतर पश्चिम दिशा में नहीं है। ठीक है ना। तो क्यों नहीं, क्योंकि ये पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व में आपका ये ढलान है, तो सारा जो है वो पूर्व की ओर नदी बह जा रही है, पश्चिम की ओर जा ही नहीं रही है, बहुत कम। झारखंड में नदियाँ, जलप्रपात और गर्म जलकुंड अफवाह प्रणाली के यहाँ पे क्या है, मुख्य घटक है। और इनको हम लोग अगर देखा जाए तो इन्हें प्रभाव के दिशा के अनुरूप दो समूहों में विभाजित किया जाता है। तो इनको जो है वो झारखंड में अगर नदियाँ की बात करें तो नदियाँ में हम लोग देखो, अगर हम लोग अफवाह प्रणाली की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें झारखंड में, तो इसमें हम लोग नदी, जलप्रपात और गर्म जलकुंड, इन तीनों को पढ़ते हैं। और इनको जो है वो आपका प्रभाव के दिशा के अनुसार इसको दो समूह में बांटा जाता है। एक समूह क्या है, तो बोला जा रहा है कि गंगावर्ती नदी, अर्थात वे नदियाँ जो छोटानागपुर के पठारी भाग से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई
गंगा या फिर उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है उनको हम लोग गंगावर्ती नदी कहते हैं। तो जो भी नदी छोटानागपुर के पठार से निकल रहा है वो नदी या तो गंगा नदी में डायरेक्ट मर्ज हो जाए या फिर गंगा की सहायक नदियों में जाकर वो मर्ज हो जाए, उसको हम लोग गंगावर्ती नदी कहते हैं। इसमें सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी और पंचानन नदी प्रमुख है। ठीक है, इसके अलावा वे नदियाँ जो छोटानागपुर पठार के दक्षिण भाग से निकलती है और पूरब और दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। इसमें दामोदर नदी, ब्राकर नदी, स्वर्णरेखा नदी, शंख नदी, दक्षिणी कोयल नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी, गुमानी नदी, बांसलोई नदी, ब्राह्मणी नदी इत्यादि प्रमुख है। झारखंड की नदियों की प्रमुख विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें तो बोला जाता है कि झारखंड की नदियाँ जल के लिए किस पे निर्भर है, तो मानसून पे निर्भर है। यहाँ की नदियाँ वर्षा ऋतु में ज़्यादा अशांत एवं उग्र हो जाती है। तो जब भी वर्षा ऋतु आता है तो यहाँ पे नदियाँ में जो जल है वो उफान मारता है, बाकी टाइम सूख जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ वर्षा ऋतु को छोड़कर शुष्क रहती है और यहाँ की अधिकांश नदियों का जो जल है वो जलियों का जो निकास है वो बंगाल की खाड़ी है, मतलब अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। यहाँ की नदियाँ कठोर चट्टानी क्षेत्रों से होकर प्रभावित होने के कारण नाव चलाने के लिए उपयोगी नहीं है। अपवाद में केवल मयूराक्षी नदी है जो कि झारखंड के एकमात्र जो है वो नौगायम नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नाव चलाया जा सकता है, बाकी बात नहीं चलाया जा सकता है। झारखंड के अगर हम लोग देखें तो पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती कौन कौन नदी है वो देख लीजिए। सबसे पहले आप दामोदर नदी की बात कीजिएगा तो दामोदर नदी का जो उद्गम है वो आपका लातेहार का टोरी क्षेत्र में है और ये छोटानागपुर पठार से ये उद्गमित होती है। इसका जो मुहाना है वो आपका हुगली नदी में है जो कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट है। इनकी कुल लंबाई की बात करें तो वह आपका 592 किलोमीटर और अगर इसमें देखें तो 592 किलोमीटर और अगर मील में देखें तो 368 मील है। और जिसमें से अगर हम लोग देखें तो 592 किलोमीटर में से 290 किलोमीटर इसकी जो लंबाई वो झारखंड में है, ठीक ना। और एनसीईआरटी में जो है वो आपका 541 किलोमीटर दिया हुआ दामोदर की लंबाई, लेकिन झारखंड की बुक में 592 देखने को मिलेगा। ठीक है, दामोदर नदी का अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें तो वह है आपका 12,800 वर्ग किलोमीटर। तो दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, 12,800 वर्ग किलोमीटर है। दामोदर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो ब्राकर नदी है, कोनार नदी है, जमुनिया नदी है, भैरवी नदी है, कतरी नदी है, बोकारो नदी है। ठीक है, संबंधित क्षेत्र की बात करें तो हजारीबाग है, गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो है, लातेहार है, रांची है, लोहरदगा है। ठीक है, उपनाम की बात करें तो दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जा रहा है, बंगाल का शोक कहा जाता है, झारखंड की राय नदी भी इसको कहा जाता है। विशेषता देखिए तो बोला जाता है कि दामोदर नदी जो है वो रांची व हजारीबाग पठार के बीच दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है। तो ऊपर में हजारीबाग का पठार, नीचे में रांची का पठार है, तो इधर से ये बह रही है आपका दामोदर नदी बेसिन का निर्माण कर रही है। आगे देखिए, दामोदर नदी बेसिन क्षेत्र में फॉल्ट लाइन यानी कि भ्रंश रेखा, अवसादी चट्टानों तथा कोयला की प्रचुरता पाई जाती है। इस नदी घाटी क्षेत्र में बलुई मिट्टी की क्या है, प्रधानता है। और दामोदर का अर्थ होता है पेट के चारों ओर रस्सी यानी कि रोप अराउंड द वैली। और इस नदी पर पंचेत और अय्यर बांध निर्मित है। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए, इस नदी में धनबाद के पास जमुनिया नदी, चिरकुंडा के पास ब्राकर नदी और पारसनाथ क्षेत्र में कतरी नदी पूर्व में आकर मिलती है। झारखंड की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो आपके यही है, सबसे लंबी नदी भी यही है और सबसे प्रदूषित नदी भी यही है। कौन, दामोदर नदी। प्रदूषण के अधिकता के कारण जलीय जीवन की समाप्ति का संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण इस नदी को जैविक रेगिस्तान की संज्ञा भी दी जाती है। किसको, दामोदर नदी को। इतना ज़्यादा गंदा हो गया है, इसमें कोई भी मछली जीव जंतु जिंदा रह ही नहीं सकता है। नेक्स्ट नदी की अगर हम लोग बात करें तो वह है आपका स्वर्णरेखा नदी। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम है वो आपका रानी चुआ में होता है। ये पिस्का नगरी प्रखंड में होता है, छोटानागपुर पठार में ही होता है, रांची में। इसका जो मुहाना है वो आपका बंगाल की खाड़ी में है और स्वर्णरेखा नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है। ये कीर्तनिया पोर्ट उड़ीसा में जो है वो स्वर्णरेखा नदी जो है जाके बंगाल खाड़ी में मर्ज जाती है। स्वर्णरेखा नदी की लंबाई देखें तो आपका 470 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र की बात की जाए तो वो है आपका 11,868 वर्ग किलोमीटर है, 11,868 वर्ग किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों की चर्चा करें तो वह है आपका कांची नदी, खरकई नदी, जुमारू नदी, राढ़ू नदी, संजय नदी, रोरो नदी, करकरी नदी और गरु नदी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। संबंधित क्षेत्र की बात करें तो रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र इससे संबंधित क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी का उपनाम है सुवर्ण रेखा।
विशेषता है कि इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है और ये पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। झारखंड से उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, झारखंड से होकर ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, जहाँ यह बंगाल खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्णरेखा नदी ही है। यह रांची में हुंडू जलप्रपात का निर्माण करती है, जबकि इसकी सहायक नदी राढ़ू नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा यानी कि गौतम धारा व कांची नदी दसम जलप्रपात का निर्माण करती है। तो जोन्हा देखो, राढ़ू नदी जो है वो जोन्हा वाटरफॉल का निर्माण कर रही है, स्वर्णरेखा नदी हुंडू वाटरफॉल का निर्माण कर रही है और कांची नदी जो है वो आपका दसम वाटरफॉल का निर्माण कर रही है। राढ़ू नदी तोरांग रेलवे स्टेशन जो कि सिल्ली के दक्षिण में है, यहाँ पे वो स्वर्णरेखा नदी में मिलती है। तो स्वर्णरेखा नदी में जो राढ़ू नदी है कहाँ मिलती है, सिल्ली के पास तोरांग रेलवे स्टेशन में मिलती है। और इस नदी के संगम स्थल पर मकर संक्रांति के अवसर पर सीता घाट मेला और टूसू मेला का जो है वो आयोजन किया जाता है। इसके अलावा देख लीजिए, स्वर्णरेखा नदी पर रुक्का बांध, गेतल शुद्ध बांध और चांडिल बांध जो है वो लोकेटेड है यानी कि अवस्थित है। और ये नदी वर्तमान में रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो है वो अपशिष्टों से ये प्रभावित हो रही है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत ऋत्विक घटक ने 1965 ईस्वी में स्वर्णरेखा नामक फिल्म का जो है वो निर्माण किया था। तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित एक फैक्ट्री में कार्यरत ऋत्विक घटक ने 1965 ईस्वी में स्वर्णरेखा नामक फिल्म का जो क्या किया था, निर्माण किया था। नेक्स्ट नदी है आपका ब्राकर नदी। बोला जा रहा है कि ब्राकर नदी का जो उद्गम है वो पद्मा हजारीबाग का पठार में है। इसका मुहाना दामोदर नदी में है और वो आसनसोल में जाके मिलती है बिहार में। कुल लंबाई की बात करें तो वो आपका 225 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ उसरी और बरसोती नदी है। उप नदियाँ की बात करें तो आपका केसो है, अक्टो है, गुरियो है और आपका गुखाना है। संबंधित क्षेत्र जो है तो आपका गिरिडीह है, धनबाद है, हजारीबाग है। इसके अलावा ब्राका नदी का उपनाम आपका रिजुपालिका नदी भी है। विशेषता की बात करें तो इस नदी का उद्गम जो है वो आपका बौद्ध और जैन साहित्यों में भी देखने को मिलता है और इसके तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर लोकेटेड है और इस पर भी जो है आपका तिलैया और मैथन डैम लोकेटेड है ब्राकर नदी पे ही, ठीक है ना। इसके अलावा दक्षिणी कोयल नदी की चर्चा करें तो इसका जो उद्गम है वो आपका नगड़ी रांची से ही हो रहा है। इसका मुहाना जो है वो आपका ब्राह्मणी नदी में है, राउरकेला में, जहाँ पे ये बैतरणी नदी संयुक्त रूप से कहलाती है। दक्षिणी कोयल नदी जाके राउरकेला में ब्राह्मणी नदी में मिल गया और संयुक्त रूप से दोनों बैतरणी नदी कहलाएगा। कुल लंबाई की बात करें तो 285 किलोमीटर है दक्षिणी कोयल की। सहायक नदी की बात करें तो आपका उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो है। संबंधित क्षेत्र लोहरदगा है, गुमला है, पश्चिमी सिंहभूम है, रांची है। मयूराक्षी नदी की चर्चा करें तो बोला जाता है कि इसका जो उद्गम है वो आपका त्रिकुट पहाड़ी देवघर से हुआ है। इसका मुहाना जो है वो आपका हुगली में है, पश्चिम बंगाल में। कुल लंबाई की बात करें तो वो 250 किलोमीटर है। सहायक नदियों की बात करें तो आपका धवाई, टिपरा, भामरी, पुसरी, दौना, द्वारिका, आपका बाकरेश्वर, ये सभी है। संबंधित क्षेत्र देखें तो आपका दुमका है, साहेबगंज है, देवघर है, गुड्डा है, ठीक है। उपनाम की अगर हम लोग चर्चा करें तो बोला जाता है कि मोन नदी, मोतिहारी नदी, ये सभी इसका उपनाम है। विशेषता देखिए तो यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है, मयूराक्षी नदी, और इस नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है मयूराक्षी नदी के तट पे ही। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था, 5 ईयर प्लान था, इसी के दौरान कनाडा के सहयोग से मसान जोर नामक बांध का निर्माण किया गया था और इस बांध का जो शिलान्यास है वो लेस्टर बी पियर्सन कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री थे, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, झारखंड का सबसे लंबा सड़क पुल जिनका नाम है दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु, ये बनाया गया है जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। तो झारखंड का सबसे लंबा सड़क पुल ये आपका 2.3 किलोमीटर है जो कि इसी नदी पे बनाया गया है, मयूराक्षी नदी पे ही, जिसका नाम क्या है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन सेतु। नेक्स्ट नदी आपका ब्राह्मणी नदी है और इसका जो उद्गम है वो आपका दुधवा पहाड़ी दुमका से है। इसका मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। सहायक नदी इसका जो है वो गुमरू है और एरो नदी है। संबंधित क्षेत्र की बात करें तो वो आपका दुमका है, साहेबगंज है, देवघर है, गुड्डा है। शंख नदी इसका उद्गम आपका गुमला के चैनपुर में है। इसका मुहाना दक्षिणी कोयल नदी है। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। सहायक नदी इसका जो है वो आपका चिर्रा है, लावा है, कोक है, कोदार है, कसगोर है, पाल मारा है। संबंधित क्षेत्र आपका गुमला है, सिमडेगा है। विशेषता देखा जाए तो बोला जाता है कि यह नदी अपने उद्गम के बाद अत्यंत सक्रिय और गहरी खाई का निर्माण करती है। कौन? तो आपका शंख नदी।
गुमला में शंख नदी जो है वो आपका सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण करती है और उद्गम के बाद नदी जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में भीतर बरवे और बाहर बरवे इसका जो है मैदानी भाग से बहती हुई आगे जाती है। झारखंड से निकलकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है तथा पुनः झारखंड के सिमडेगा जिले में भी ये प्रवेश कर जाती है। कौन नदी? हम लोग बात करें शंख नदी का। राउरकेला उड़ीसा में वेद व्यास संगम स्थल के पास ये दक्षिणी कोयल नदी से जाकर मिल जाती है, जिसके बाद ये ब्राह्मणी नाम से जो है वो कहलाती है। संयुक्त रूप में क्या कहलाती है? ब्राह्मणी कहलाती है। ऐतिहासिक किंवदंतियों के अनुसार शंख व ईब नदी में हीरा पाया जाता था, जिसके कारण छोटानागपुर को हीरा नागपुर भी कहा जाता था। नेक्स्ट नदी है आपका अजय नदी। बोला जाता है कि अजय नदी का उद्गम जो है वो आपका बिहार के जमुई से होता है। इसका मुहाना जो है वो आपका भागीरथी नदी में है और जो कि आपका पश्चिम बंगाल कटब्बा में जाकर मिल जाती है, कटब्बा में। इसकी कुल लंबाई अजय नदी की 288 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है पत्थरो और जयंतिया। इसका उपनाम है आपका अजमावती और अजमती। संबंधित क्षेत्र की बात करें तो देवघर है, दुमका है, जामताड़ा है। विशेषता इसका तो अजय नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत राष्ट्रीय जलराग संख्या 7 के अंतर्गत शामिल किया गया था और यह नदी चित्तरंजन के पास बंगाल में प्रवेश करती है, जहाँ पे आपका कुशबेदिया में अफजलपुर तक ये झारखंड की सीमा बनाती है। तो कुशबेदिया से अफजलपुर तक झारखंड की ये बाउंड्री बनाती है अजय नदी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गुमानी नदी। इसका जो उद्गम है वो आपका राजमहल की पहाड़ी से होता है। इसका मुहाना आपका गंगा नदी है, पश्चिम बंगाल में है। इसकी सहायक नदी में देखें तो आपका मेरेल नदी है। संबंधित क्षेत्र साहिबगंज और गोड्डा है। बांसलोई नदी का जो उद्गम है वो आपका बांस पहाड़ी गोड्डा में है। इसका मुहाना हुगली नदी पे है। तंजना नदी को ही निरंजना नदी कहा जा रहा है, जो कि आपका बुंडू तमाड़ रांची से उद्गम होता है। इसका मुहाना जो है वो आपका कारो नदी है। इसका संबंधित क्षेत्र की बात करें तो आपका रांची है, खूंटी है। विशेषता की बात की जाए तो बोला जाता है कि इस नदी के अपवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के जो है वो अवशेष देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका कांची नदी। तो बोला जा रहा है कि कांची नदी का जो उद्गम है वो आपका तमाड़ रांची में हुआ है। इसका मुहाना जो है वो आपका स्वर्णरेखा नदी मूरी में है। संबंधित क्षेत्र आपका रांची है, खूंटी है। रोरो नदी की अगर बात की जाए तो इसका जो उद्गम है वो आपका चाईबासा में होता है। इसका मुहाना जो है वो आपका कारो नदी है। कुल लंबाई 58 किलोमीटर है। संबंधित क्षेत्र आपका पश्चिमी सिंहभूम है। विशेषता की बात की जाए तो इस नदी के तट पर चाईबासा शहर लोकेटेड है। झारखंड की उत्तरवर्ती नदियों की अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले सोन नदी आएगा। बोला जा रहा है कि इसका जो उद्गम है वो आपका मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में होती है। इसका मुहाना जो है वो आपका गंगा नदी है, जो कि दानापुर के पास पटना में इसका जो है वो मिल जाती है सोन नदी। कुल लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र ये 9030 वर्ग किलोमीटर है। सहायक नदियाँ की चर्चा करें तो उत्तरी कोयल है सोन नदी की। संबंधित क्षेत्र आपका पलामू और गढ़वा है। उपनाम इसका सोनभद्र है, हिरण्यवाह है। इसके अलावा यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग की सीमा का निर्धारण करता है और यह नदी पलामू की उत्तरी सीमा भी बनाती है और यह नदी भावनाथपुर पहाड़ी के उत्तरी भाग तथा कैमूर पहाड़ी के बीच लगभग 2 मील की चौड़ाई में ये जो है वो प्रवाहित होती है। यह झारखंड की एकमात्र सदानीरा नदी यानी कि सालों भर इसमें पानी रहता है और यह झारखंड की सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है। उत्तरी कोयल नदी की अगर बात की जाए तो ये इसका जो उद्गम है वो आपका पिस्का के निकट रांची पठार से होता है। इसका मुहाना आपका सोन नदी है। इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है औरंगा नदी, अमानत नदी, बूढ़ा नदी। ठीक है। संबंधित क्षेत्र आपका गढ़वा है, पलामू है, लातेहार है। विशेषताओं की अगर बात की जाए तो बोला जाता है कि लातेहार के बरवाडी प्रखंड में इस नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटुकू बांध का निर्माण किया गया है और इसे मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नदी अगर हम लोग देखें तो वह है आपका पुनपुन नदी। बोला जाता है कि पुनपुन नदी का जो उद्गम है वो आपका पलामू में हुआ है। इसका मुहाना गंगा नदी में है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसका जो है वो आपका दारधा है और मोरहर है। संबंधित क्षेत्र आपका चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना है। उपनाम इसका किक्कट है और आपका बमागधी है। इसके अलावा अगर देखिए तो यह सोन नदी, यह जो नदी है वो सोन नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। तो एक तरफ सोन नदी बह रहा है और एक तरफ आपका जो है वो आपका पुनपुन नदी बह रहा है समानांतर। हिंदू धर्म में इस नदी का जो है वो अत्यंत पवित्र माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फल्गु नदी के बारे में। बोला जा रहा है कि फल्गु नदी का जो उद्गम है वो छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग जो कि सिमरिया चतरा में होता है। इसका जो मुहाना है वो आपका पुनपुन नदी है, जो कि गया में है, मिल जाता है। सहायक नदी इसका निरंजना है, जिसको निरंजन या फिर मोहना नदी भी कहते हैं।
उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम है अंतः सलीला। विशेषता देखें तो इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी के तट पे ही बोला जाता है। पितृ पक्ष के समय स्नान और पिंडदान हेतु लोग यहाँ पे आते हैं। और झारखंड में ये केवल उद्गम होता है, लेकिन इसका जो अफवाह है मुख्यतः बिहार राज्य में है। ये है आपका पुनपुन नदी के फल्गु नदी के बारे में विशेषता। नेक्स्ट नदी की अगर हम लोग बात करें तो वह है आपका सकरी नदी। बोला जाता है कि इसका जो उद्गम है वो आपका उत्तरी छोटानागपुर पठार में होता है, और इसका जो मुहाना है वो आपका गंगा का ताल क्षेत्र में होता है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो वह है आपका कीवुर और मोरहर, और इसका उपनाम की अगर बात करें तो आपका सुमागधी है, जो कि रामायण के समय में भी इसका नाम देखने को मिलता था। विशेषता ये है आपका मार्ग बदलने हेतु ये कुख्यात है। कौन नदी? सकरी नदी। चानन नदी की अगर बात करें तो बोला जाता है कि इसका उद्गम छोटानागपुर के पठार में होता है। इसका मुहाना सकरी नदी में है। इसका उपनाम जो है वो पंचानन नदी है, क्योंकि ये 5 धाराओं से मिलकर बनता है। विशेषता की बात करें तो इस नदी की जलधाराएं राजगीर पहाड़ी क्षेत्र के अवरोध के कारण गिरियक में मिलती है तथा बिहार शरीफ के बाद पुनः विभिन्न जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। बुढ़ा नदी की चर्चा करें तो बोला जाता है कि इसका जो उद्गम है वो आपका महुआ टांड़ लातेहार में हुआ है। इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी में संबंधित क्षेत्र अगर लातेहार की बात करें। विशेषता तो यह नदी जो है वो झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है। औरंगा नदी देखें तो इसका उद्गम किसको लोहरदगा में होता है। इसका मुहाना उत्तरी कोयल में है। सहायक नदी की बात करें तो वह आपका घाघरी है, गोवा है, नाला है, धदारी है, सुकरी है। संबंधित क्षेत्र की बात की जाए तो ये आपका लोहरदगा है, लातेहार है, पलामू है। अमानत नदी की चर्चा करें तो इसका जो उद्गम है वो आपका चतरा हजारीबाग पठार में है। इसका मुहाना देखें तो ये आपका उत्तरी कोयल मेदिनीनगर में है। सहायक नदी की बात की जाए तो ये आपका जिंजोई है, चाको है, माइला है, पीरी है, सपनी है। संबंधित क्षेत्र की बात करें तो ये आपका चतरा लातेहार पलामू में है। विशेषता तो यह नदी जो है वो चतरा जिले के लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य को दक्षिणी सीमा बनाती है। तो लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो चतरा में है इसका जो है वो दक्षिणी सीमा बनाती है आपका अमानत नदी। नेक्स्ट नदी है आपका कन्हन नदी। इसको देख लीजिए। इसका जो उद्गम है कन्हन नदी का वो आपका खुदिया पठार जसपुर छत्तीसगढ़ से होता है। इसका मुहाना आपका सोन नदी है, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में ये जाकर जो है वो सोन नदी में मिल जाती है। कौन? तो आपका कन्हन नदी है। इसकी सहायक नदी है आपका पांडु, गोइटा, थीमा, हमीनाला, सूर्या, चना, कुर्सी और चिरना। संबंधित क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है। विशेषता देखें तो यह नदी गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड से होकर झारखंड में प्रवेश करती है, और इस नदी पर गढ़वा जिले में गुरसिंधु, बलचोरा, सुखलदरी जलप्रपात लोकेटेड है। गढ़वा जिले के बंडराडीह गांव में इस नदी पर कन्हर जलाशय योजना प्रस्तावित है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ तथा झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से एक बैराज बनाने का जो है वो आपका प्रस्ताव दिया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण। इसकी चर्चा करते हैं और ये क्या है क्या नहीं सो। तो बोला जा रहा है कि गंगा नदी झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है, और अतः गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो अगर गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन की बात की जाए तो वो आपका 2009 में हुआ था, 20 फरवरी 2019 को। इसका जो मुख्यालय रांची में है, इसका अध्यक्ष जो है वो उप मुख्यमंत्री था। उप मुख्यमंत्री नहीं, इसका जो अध्यक्ष है वो आपका मुख्यमंत्री जी होते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला लाइन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो आज हम लोग अफवाह प्रणाली भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना, क्या क्या पढ़े वो देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग भाग ई में हम लोग झारखंडी साहित्य और साहित्यकार पढ़े, जिसमें हम लोग खड़िया साहित्य के बारे में पढ़े। इसके अलावा भाग एफ में हम लोग प्रमुख शिक्षण संस्थान कवर किए, जिसमें हम लोग BIT मिश्रा और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बारे में पढ़े। इसके अलावा हम लोग जो है वो आपका भाग जी के अंतर्गत तीरंदाजी जो है वो खेलकूद में पढ़े थे, और CNT एक्ट का चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़े। भाग आई में हम लोग झारखंड भूगोल के अंतर्गत झारखंड की अफवाह प्रणाली को भी हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, अब आपका जो है वो ज़्यादा नहीं बचेगा, अब थोड़ा सा बचेगा। अब हम लोग कल के लेक्चर में हम लोग जो है वो आपका भाग जे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग विस्थापन और पुनर्वास नीति पढ़ेंगे, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। उसके अलावा प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान और औद्योगिक विकास भी कवर करेंगे। उसके बाद झारखंड की योजनाएं और उप योजनाएं पढ़ेंगे, फिर जंगल प्रबंधन, ये सभी पढ़ेंगे। तो ये आपका ज़्यादा नहीं है, तो देखते हैं कल की क्लास में अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो परसों भी हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ठीक है ना।
ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।